नमस्कार, स्वागत है आपका कोरोना केयर के बीच सवालों में। यूपी का पंचायत चुनाव, बड़ी खबर, बढ़ते खतरे के बीच पंचायत चुनाव को टालने की मांग। यूपी में अप्रैल में ही 4 चरणों में होने वाले हैं पंचायत चुनाव। कोरोना विस्फोट के बीच पंचायत चुनाव से चिंता बढ़ी। जितेंद्र भाटी हमारे साथ है। जितेंद्र, पूरी खबर बताएं। बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो है एक अहम जो याचिका लगाई गई थी, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के विक्रम सिंह, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। कहा गया था कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो 5 राज्य हैं उनमें जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार के दौरान देखा जा रहा है जो प्रचारक हैं वो मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसको लेकर एक याचिका लगाई गई थी। इसमें 22 मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन इसकी जो तारीख है वो जो है 30 अप्रैल लगा दी गई थी। तो ऐसे में जो याचिका करता है विक्रम सिंह डॉक्टर, उन्होंने कहा था कि ऐसे में क्योंकि 27 मार्च को जो सिलसिला शुरू हुआ था इन 5 राज्यों में चुनाव को लेकर, उसको लेकर जो है 29 अप्रैल को आखिरी जो चुनाव हो जाएगा, ऐसे में 30 अप्रैल को सुनवाई करने को मतलब नहीं है, तो पहले सुना जाए। उनकी इस जो विनती थी उसको कोर्ट ने स्वीकार किया और यहाँ पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से साफ तौर पर पूछा है कि आप जवाब दें, बताएं कि किस तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। याचिका में ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग जो है एक ड्राइव चलाए, चाहे उसके वेबसाइट के थ्रू हो, एप्लीकेशन के थ्रू हो या फिर समाचार पत्रों में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि लोग जो है वो मास्क लगा सकें। तो कह सकते हैं निशांत, ये 2 दिन के अंदर कोर्ट से एक बड़ी चीज़, पहले जो है 1 दिन पहले ही कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो कार्य है आपकी वो प्राइवेट जगह नहीं है, उसको सार्वजनिक माना जाएगा। दूसरा, अब ये जिस तरह से चुनाव है उसको लेकर जिस तरह से जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा, उस पर भी कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र और चुनाव आयोग से नोटिस मांगा है। लेकिन ये जो मामला है, ये मामला खाली पंचायत चुनाव को लेकर है या फिर ये जो अभी अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर भी है? निशांत बता दूं, ये तमाम, क्योंकि दिल्ली चुनाव आयोग का जो मेन दफ्तर है वो दिल्ली के अंदर है, तो तमाम जगह कोई भी राज्य है वहाँ पर जिस भी तरह के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर अगर देखने को मिल रहा है कि जो प्रतिनिधि हैं या लोग हैं जो सभाओं में आते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये याचिका डाली गई थी और उसी को लेकर कोर्ट ने कहा है कि आप जवाब दें। और ये ठीक है, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मैं चाहूंगा सीधे मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़ चुके हैं यूपी से, उनके पास मैं चलूंगा। मुझे बल्कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मनीष, क्या अभी यूपी में चुनाव के हालात है? हमारे खास मेहमान आपके सामने स्क्रीन पर अनिला सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता, आप सभी का स्वागत है। मनीष, क्विकली, क्या अभी यूपी में चुनाव के हालात हैं? देखिए निशान, चूंकि ये पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर का चुनाव होता है, ऐसे में मशक्कत बहुत होती है, भीड़ भाड़ बहुत उमड़ती है गाँव में, देहात में। होली के बाद से ही पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो होली पे तमाम लोग आए थे वो रुके हुए हैं क्योंकि पंचायत चुनाव में उन्हें वोट डालना है। हर शाम को महफिलें सजती हैं, लोग पंचायत की शक्ल में एक जगह दूसरी जगह बैठे रहते हैं। कहीं भी किसी भी गाँव में चले जाइए, वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन है वो आपको होता हुआ नज़र नहीं आएगा। हर जगह भीड़ ऐसे ही बिना मास्क के टहलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग गांव में भूल जाइए कि होती होगी। 58,000 लगभग पंचायतें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और 821 ब्लॉक हैं, 75 जिले हैं। सभी में ये चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, इनका चुनाव हो रहा है। हर गांव में लगभग 10 से लेकर 12 दावेदार अमूमन तौर पर सामने आते हैं जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे होते हैं। वार्ड लेवल पे अलग सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत के लिए जिन्हें बीडीसी सदस्य कहा जाता है वो सदस्य अलग चुनाव लड़ते हैं। कितने लोगों का एक दूसरे के घर जाना होता है चुनाव प्रचार के लिए, वोट मांगने के लिए। हर रोज एक घर पे तकरीबन अगर 15 से 20 उम्मीदवार आप सही बता रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए मनीष, मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को जरा दिखाना चाहूंगा, आइए जरा बिग बॉल पर चले। यूपी में जो पंचायत चुनाव है, अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन यूपी की अगर बात की जाए, जब कोरोना से हाहाकार, तो पंचायत चुनाव की क्या दरकार, ये हमारे सामने फैक्ट है। यहां पर देखें आप, यूपी में पंचायत चुनाव, सीधे फैक्ट्स आपके सामने प्ले करें इसको। नंबर 1 जो हमारे सामने फैक्ट्स है, पहला चरण 15 अप्रैल 18 जिले, दूसरा चरण 19 अप्रैल 20 जिले, तीसरा चरण 26 अप्रैल 20 जिले और चौथा चरण 29 अप्रैल 7 जिले। नतीजे 2 मई को हैं। ये 15 अप्रैल से सिलसिला शुरू होकर 29 अप्रैल तक जा रहा है। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ खास मेहमान है, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संकट के बीच इलेक्शन मोड में यूपी, चुनावी अभियान से संक्रमण का खतरा बढ़ा। यूपी में गांव गांव डोर टू डोर कैंपेनिंग का दौर, महीने भर का चुनावी अभियान बन सकता है सुपर स्प्रेडर।
सीधे मैं चलूंगा यहां पर। मेरे साथ है अनिला सिंह जी। अनिला जी, चुनाव जरूरी है या जान? नहीं, बिल्कुल जान जरूरी होती है, परंतु चुनाव जो है एक प्रक्रिया होता है, एक किसी भी लोकतांत्रिक देश का, उसको भी नहीं रोक सकते हैं। इतना ही कह सकते हैं कि काम जो है वो तो नहीं रुकता है, परंतु आपको जो है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आम जनता हो, जितने गाइडलाइंस है सभी को पता है कि किस प्रकार से फॉलो करना है उन गाइडलाइंस को, तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अब राजनीतिक दल चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और राजनीतिक दल हो, ऐसा तो है नहीं केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, बाकी राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, सत्ताधारी सरकार के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है, पर मैं ये कहती हूँ काम तो जंगी तो नहीं थमती है ना, पर जंगी की डोर आपके भी हाथ में होती है, उसको थाम के रखो मजबूती से कि भाई जो गाइडलाइंस है आप उनको फॉलो करिए। तो यहाँ पर आपने 2 बार इस डिस्कशन में गाइडलाइंस की बात की है, 2 बार। आप मुझे बता सकती हैं बंगाल में क्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, या केरल में क्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, या पुडुचेरी में क्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिल्कुल नहीं हो रही है, और मैं कहती हूँ कि केवल और केवल आप किसी एक राजनीतिक दल के विषय में यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। हर एक राजनीतिक दल जो है वो जो फ्लॉन्ट हो रही है, सारी गाइडलाइंस फ्लॉन्ट हो रही है। आपका जवाब ऐसे लग रहा है कि एक बच्चा स्कूल से घर आता है, बोलता है इस बार मैं फेल हो गया, तो पिताजी नाराज होते तो बोलते नहीं सारे बच्चे फेल हो गए। ये मुझे वो वाला जवाब लग रहा है। बिल्कुल, ये आपका नजरिया हो सकता है निशान जी। नजरिया नहीं है, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, मैं सीधे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर घनश्याम तिवारी जी मेरे साथ है। ठीक है मैम, पॉइंट टेकन। चुनाव ना हो देश में और केवल एक राजनीतिक दल जो है, जो अगर सत्ता में है केंद्र में या उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, उसके ऊपर आप उंगली उठाएंगे। एक्चुअली क्या है, देखिए क्या है, अफसोस इस बात की है, अफसोस इस बात की है कि अभी ये ऐसा सवाल है, अभी ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आप ना तो 1947 में जा पा रहे हैं, ना आप जा पा रहे हैं कि पंडित नेहरू ने क्या किया था, ना तो आप जा पा रहे हैं कि देश में कांग्रेस सरकार ने क्या नुकसान पहुंचाया था। ये जवाब सीधे आपसे इसलिए बनता है क्योंकि आपकी सरकार है केंद्र में, जिम्मेदारी आपकी बनती है चीजों को पूरी तरह ठीक करने की। लेकिन जब आपके नेता हेमंता बिस्वास जाकर ये बोलते हैं कि कोरोना चला गया, मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, तब सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, फिर किससे पूछूंगा मैं जाके? घनश्याम तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल है, कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो की जाएं, ये जरूरी है, चुनाव भी जरूरी है, और इसलिए खुद प्रधानमंत्री जी ने एक बात की थी, एक देश एक चुनाव, जिसमें शायद पार्टियों का समर्थन नहीं है। आपके तो नेता ये भी बोलते हैं कि वैक्सीन खराब है। अब बताइए क्या किया जाए? निशान, 3 बातें कहूंगा संक्षिप्त में। मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप सबको अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। एक कि मेरे सामने इंडियन एक्सप्रेस की प्रति है जो लिखती है कि मार्च 28 से अप्रैल 6 के बीच में एक्टिव केसेस इंडिया में 5,21,808 से बढ़कर 8,43,473 हो गए हैं। लगभग 60 गुना वृद्धि है एक्टिव केसेस में। और इन 10 दिनों में मार्च 28 से अप्रैल 6 के बीच में आप मुझे देश के प्रधानमंत्री की या देश के गृह मंत्री की एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां वो मंच पे मास्क लेकर के खड़े हैं। अगर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री ढोंगी की तरह वैक्सीन लगाएंगे और उस पर सवाल किए जाएंगे और उसके बाद वो भाग जाएंगे प्रचार करने के लिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? हम सब। एक मिनट सर, मैं समझा नहीं, ढोंगी की तरह वैक्सीन लगाएंगे मतलब क्या है? देखिए, जब वैक्सीन अगर आप लगाते हैं तो आपको ये संदेश देना है कि आप वैक्सीन लगा रहे हैं, हर कोई वैक्सीन लगाए, क्योंकि स्टेट में वैक्सीन मौजूद हैं। ये दूसरी खबर है जिसके चलते मैंने ये कहा। ये खबर है, ये कहती है कि सेकेंड वेव आ चुका है और स्टेट्स कह रहे हैं सेक्टर को कि आप वैक्सीन नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश का क्या नजरिया है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सेंटर से एक बार भी पूछा कि हमारे पास इन जिलों में वैक्सीन नहीं है, आप हमें वैक्सीन कब देंगे? इस सरकार के पास, जिसके सारे बड़े नेता चुनावी मंच पर केवल भाषण में दिखाई देते हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हुए, उसके पास वैक्सीन को लेकर के कोई नजरिया ही नहीं है। आपका हर दर्शक इस समय आशंकित है, आतंकित है कि क्या होगा। सर एक मिनट घनश्याम जी, मैं बड़े आदर के साथ आपसे एक चीज पूछूंगा। आपने फैक्ट्स रखे, पहले तो मोदी जी और गृह मंत्री जी हर सभा में 90% मास्क के साथ है। इतना ही नहीं, जब आप उनका इंटरव्यू करने जाएं तो वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपने मास्क पहना है, आप कोरोना का आपका क्या स्टेटस है। ये मेरे साथ खुद हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं आपको जो मैंने खुद अनुभव किए। सोशल डिस्टेंसिंग का मंच पे पालन होता है लेकिन रैली में नहीं होता है, इसीलिए मैंने अनिला जी से सवाल पूछा। अब आप वैक्सीन की इतनी देर से बात कर रहे हैं, बीजेपी वैक्सीन नाम दे देते हैं, जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के शीर्ष नेता बीजेपी वैक्सीन बोल देते हैं, वैक्सीन को भी पार्टी से तुलना कर देते हैं, वो वैक्सीन की बात करें तो अटपटा नहीं लगता है सर? अटपटा, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है, लेकिन अब जो मौजूद हालात है, 2 बातें कहूंगा।
मैं कह रहा हूं इन 10 दिनों का कोई भी अखबार दिखा दीजिए मुझे जहां पे प्रधानमंत्री मास्क लेकर के बैठे हैं, खड़े हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पे उन्होंने भाषण दिया था, क्या मास्क उनके पास था? कल मंच पर थे, क्या मास्क उनके पास था? गृह मंत्री अस्पताल में जाते हैं जहां पर नक्सली हमला हुआ है, क्या मास्क उनके पास था? देखिए, इन लोगों के पास कोई डिफेंस नहीं है निशांत जी, क्योंकि इनके पास नजरिया नहीं है। कैसी सरकार है कि ये खड़े होकर बता नहीं सकते कि देश में कोविड केसेस डबल हो रहे हैं, हर परिवार को खतरा है, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कह सके कि हम सबको बचा लेंगे कि वैक्सीन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। एस्ट्राजेनेका क्या कह रहा है यहाँ पर? हम दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी अपना परचम लहरा सके, लेकिन हम अपने सर आर गंगन को आरसी क्या जरा दिखाइए, ये जरा जूम इन करिए मेरे कैमरामैन। आपने क्योंकि सवाल किया तो ये अब आप क्योंकि सवाल कर रहे तो बताना पड़ता है ना सर, मजबूरी है। ये देखिए, मैं यहां पर किसी पार्टी को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं, लेकिन आपने सवाल किया इसीलिए दिखा रहा हूं। ये प्रधानमंत्री की तस्वीर है जिस तस्वीर में वो मास्क लगा कर हैं, और ये बंगाल में पहले फेज का जो चुनाव हुआ था उसके बाद की तस्वीर है, उससे पहले की तस्वीर है। ये देखिए, आपने पूछा ना इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, रैंडमली हम चीजों को ना पिक करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे साथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मैं उनके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है। यूपी में एक हफ्ते में डबल से भी ज्यादा नए केस, एक हफ्ते बाद मौत का आंकड़ा 4 गुना बढ़ा। शॉकिंग है ये, यूपी में सबसे ज्यादा शॉकिंग है। 7 अप्रैल को कोरोना के नए मामले 6000 के पार। 1 अप्रैल को 9 मौत, 7 अप्रैल को 40 मरीजों की जान गई है। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, यूपी में वो लॉकडाउन को लेकर चर्चा नहीं हो रही क्योंकि वहां पर पंचायत चुनाव है, सीधे तौर पर ये लोग बोल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए, लखनऊ के आंकड़े 1333 लखनऊ के आंकड़े हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 40 लोगों की मौत हुई है। हालात ये है कि विद्युत सत्याग्रह पर 10 से लेकर 12 घंटे तक एक शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है परिवारीजनों को। टोकन नंबर किया गया है, जो पहले आएगा उसे पहला टोकन मिलेगा। लंबी लंबी कतारें, एम्बुलेंस में बॉडियां रखी हुई हैं। हालत ये है, और केवल लखनऊ शहर नहीं बल्कि 4 शहर और भी हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, रात को 9 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक। अब सोचिए, शहरों की व्यवस्था हो गई है, लेकिन गाँव में जहाँ पर लोगों का शहरों की तरफ आना जाना होता है हर रोज़, शहर आकर वो रात को गांव में पहुंचते हैं, शाम को गांव में पहुंचते हैं, वहां पर भीड़ सस्ती है, आना जाना रहता है, महफिल जैसा माहौल होता है। वहां पर क्या आलम होगा अगर एक संक्रमित मरीज वहां पर मिलता है तो। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस से हमारे नेता हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक कंसेंसस लाना चाहिए, चाहे वो कैंपेनिंग हो, चाहे वो गाइडलाइंस हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, विद इन पॉलिटिकल पार्टीज इस कंसेंसस मिसिंग है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं सहमत हूं आपसे निशान कि सभी लोगों को कंसेंसस लाना चाहिए, लेकिन कंसेंसस लाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की ज्यादा है या विपक्ष की ज्यादा है? सत्ता पक्ष के लोगों को क्या सर्वदलीय बैठक नहीं बुलानी चाहिए? सत्ता पक्ष के लोगों को जब हालात बेकाबू हो रहे हैं तो क्या नेता प्रतिपक्ष को या सभी पार्टियों के नेताओं को नहीं बुलाया जाना चाहिए? या क्या नाम सत्ता पक्ष के लोगों को, माहिर लोगों की एक जमात नहीं इकट्ठा की जानी चाहिए? मैं आपको 3 बातें मैं बड़ी छोटी छोटी सी बताता हूं, आपको अपने आप समझ में आएगी। नंबर 1 कि ये सरकार आंकड़े छुपाने में भरोसा रखती है। नंबर 2 पर उपदेश करती है। अभी परसों की या कल की बात है, किसी एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने स्वयं ट्वीट करके कहा कि मुझे कोविड है और जो है मुझसे जो भी संपर्क में आए हों वो अपना ख्याल रखें, कोविड टेस्ट करा लें। उसमें उसके बाद फिर एक फोटो दिखती है जिसमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी उन्हीं के साथ खड़े होते। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी लगातार बंगाल की सभाओं में या बाकी जगहों पर चुनाव रैली के लिए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ श्रीमती प्रियंका गांधी जी जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा को क्या नाम कोविड टेस्ट पॉजिटिव होता है, जबकि प्रियंका जी नेगेटिव है, वो अपना सारी रैलियां कैंसिल कर देती हैं। ये सबसे जो बड़ी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में अंतर है। कंसेंसस कहां से आए? सत्ता पक्ष जो है आज भी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सारे कर्म और कुकर्म करना चाहता है। नहीं, सर एक मिनट, सर एक सेकंड। आपकी ये बात मैं मानता हूं पूरी तरह से, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो लास्ट ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर दिसंबर 2020 में हुई थी और उसके बाद वो नहीं हुई है, ये चिंता का विषय है। कंप्लीटली मैं बाय करता हूं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो आपको अच्छी तरीके से पता है पंजाब में आपकी सरकार है, वहां पर चुनाव नहीं है, होला मोहल्ला चल रहा है, जिस होला मोहल्ला की वजह से सारी चीजें फैली। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और वहां पर सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है
चलिए, महाराष्ट्र में हालात का बेकाबू हो गए, लेकिन वहां से जो प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं, वो ट्रेनों का हाल देख रहे हैं आप? मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो बुरा हाल है उस पर आप क्या कहेंगे? दो बातें मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, बहुत स्पष्ट है। जहां पर भी कोई कमी होगी वहां पर बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के उन कमियों को स्वीकारना होगा। कमियां अगर आप हमारी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें गलत कह रहे हैं। आप हमारी आलोचना इसलिए भी कर रहे हैं कि हम उसको सही करें। महाराष्ट्र मैं आपकी इस बात की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। वाकई में मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा पॉजिटिवली लिया इसको। बहुत शुक्रिया आपका, मतलब ये बहुत पॉजिटिव है। प्लीज आप अपना सेंटेंस कंप्लीट करें, मैं इसके बाद बड़ी खबर बता रहा हूं एक। हाँ, मैं बहुत जिम्मेवारी से एक बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को अजर, अमर और अविनाशी समझने की भूल कर रहे हैं। मेरा इनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि देश के लिए काम करें, पार्टी के लिए काम होता रहेगा। ये इस वक्त महामारी का समय है, इस महामारी के समय में झूठ, छल, कपट। सर, ये तो आरोप हो गया, आपका सजेशन क्या है वो मैं जानना चाह रहा था। ये आरोप हो गया, आरोप तो तमाम लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक मिनट रोक रहा हूं मैं आपको। चुनावी रैलियों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब। रैलियों में मास्क नहीं होने पर हाईकोर्ट का नोटिस, चुनावी रैलियों में मास्क जरूरी करने पर जवाब तलब। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक मांगा जवाब। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। सर, इस हमाम में आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्या कहेंगे सर आप? ये सुपर स्प्रेडर चीज बन रही है, और तर्क देखिए सर, कुतर्क ये दे रहा है कि दिया जाता है कि देखिए बिहार में भी नहीं आया था तो यहां पर भी नहीं आएगा। मतलब कोरोना ऐसा हो गया जैसे कोरोना जो है वो 18 साल का कोई है जो वोटिंग करने नहीं जा सकता, 18 साल से कम उम्र का कोई है जो वोटिंग करने नहीं जा सकता, इसलिए चुनावों में नहीं जाएगा। क्या मजाक है ये? देखिए निशांत, अभी जो जितनी बातचीत हो रही है, आप अगर ध्यान से सुने तो कोई भी राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी नहीं स्वीकार करना चाहता है, और ये दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। और अभी जो आपने एक बात कही, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अगर ये फिर से लहर आ रही है, और हर शहर में जहां भी आप हैं वहां के आंकड़े देखिए, दूसरे राज्यों के छोड़ दीजिए, आप जिस शहर में रहते हैं तो आपको अचानक आंकड़ों में वृद्धि दिखती है। मेरा ये मानना है कि वैक्सीन आ जाने के बाद और जिस तरह से राज्य सरकारों ने पहले दौर में इसको रोकने की कोशिश की थी, उसके बाद अगर हम इस जगह पर पहुंच गए और फिर से आरोप प्रत्यारोप पर पहुंच गए तो इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली चीज नहीं हो सकती। चुनाव को लेकर बस मेरी एक बड़ी छोटा सबमिशन है कि इसी उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पंचायत चुनावों को लेकर याचिका गई थी। मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि माननीय न्यायाधीश लोग उसको देखते हैं, विद्वान न्यायाधीशों ने टिप्पणी की है, मुझे नहीं समझ में आता कि उस वक्त इस चिंता को क्या जरा सा भी उसमें शामिल नहीं किया गया। जब परिसीमन को लेकर, जब कौन सा कहां आरक्षण लगेगा उसको लेकर, और जब फिर से 2000 मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। पश्चिम बंगाल में एक रोड शो चल रहा है बीजेपी अध्यक्ष का, उसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा था। सामने मास्क लगा है लेकिन ठोडी के नीचे, जरा नीचे वाला प्लीज स्टिकर बैंड एक मिनट हटाइए, ठोडी के नीचे मास्क लगा रखा है, पीछे जो है वो मास्क गायब हो रहा है। जैसे जैसे लोगों की भीड़ पीछे जाती जा रही है, मास्क गायब होता जा रहा है। ठोडी के नीचे तो छोड़िए, कान के आसपास भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये रैली चल रही है इलेक्शन के बीच। कोरोना टेस्टिंग के चौंकाने वाले आंकड़े, जहां चुनाव वहां टेस्टिंग की रफ्तार बेहद धीमी। सरकारी मशीनरी का टेस्टिंग के बजाय इलेक्शन पर ज्यादा जोर। अगस्त 2020 के मुकाबले मार्च 2021 में बहुत कम टेस्ट हुए। बंगाल अगस्त में 9.91 लाख, जबकि मार्च में 6.12 लाख टेस्ट हुए। असम में 8.38 लाख, जबकि मार्च में 2.14 लाख टेस्ट हुए। मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनिला जी, ये शॉट्स आपके साथ चल रहे हैं, टेस्टिंग कम हो रही है जहां पर चुनाव हो रहे हैं, आपकी टिप्पणी इस पर क्या होगी? देखिए निशांत जी, मैंने हमेशा ये कहा है कि जब इस प्रकार के, चाहे वो किसी की भी रही हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब इस प्रकार के हम सीन देखते हैं तो दिमाग में जरूर आता है कि कोरोना काल चल रहा है और इस प्रकार से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर अभी मैं अपने जो को पैनलिस्ट है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु घनश्याम जी हो, जिन्होंने अभी अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कहा कि ढोंगी, ठीक है। नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, सुरेंद्र, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। जी बिल्कुल आप नहीं करते हैं, परंतु उन्होंने कहा उस वक्त किसी ने भी कंडेम नहीं किया। मैं उंगली उठाकर मैं बताना चाहती थी कि ढोंगी लोग कैसे होते हैं।
और ठीक है, मैं सुरेंद्र जी की बात सुन रही थी, मैंने घनश्याम जी की बात सुनी, बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साहब जाकर बोलिए अपने नेताओं को कि ना पार्टिसिपेट करें किसी भी राजनीतिक रैली में, करने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, ये जनता तय कर लेगी कि भारतीय जनता पार्टी कुकर्म कर रही है या ढोंगी है। ठीक है, मैं ऐसे शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने उनको उसी वक्त टोका भी था। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी की तस्वीर भी दिखाई। लेकिन बिल्कुल मैं पॉइंट टेकन मैम, मैं माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, इसके लिए वाइंड अप कर रहा हूं। इस देश में तो कहिए कि ये लोग जाके बिल्कुल कोई रैली ठीक है, ना पॉइंट करें। टेकन मैम, मैं टॉप पॉइंट टेकन, मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पॉइंट टेकन मैम। देखिए, इस देश में, पूरी दुनिया में अभी इस वक्त जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। किस तरीके से कोरोना के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं उसके बारे में पता लगा है, और हमारे यहाँ पर इंसानों का टेस्ट ही नहीं पूरा हो पा रहा। सोचिए आप कैसे लड़ेंगे हम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।